आज हम बात करने जा रहे हैं पैल्पिटेशंस और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी के बारे में और हमारे साथ हैं पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर टी.एस. क्लेयर, चेयरमैन फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम। देखिए, हार्ट की तरह तरह की बीमारी होती हैं और उसमें हम लोग 20% के करीब जो लोग आते हैं हार्ट के, उनको प्राइमरली रिदम की प्रॉब्लम होती है। रिदम मतलब हार्ट का रेट जो है, जो नॉर्मल हमारा हार्ट रेट होता है वो 60 to 100 होता है। अगर हमारा हार्ट रेट 60 से कम है तो उसको ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, अगर 100 से ज़्यादा हो तो उसको टैकीकार्डिया कहते हैं। दूसरा, मैं एक चीज़ ये भी समझाना चाहता हूँ, जो हार्ट का नॉर्मल इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, वो जो हार्ट की इलेक्ट्रिसिटी है वो राइट अपर चेम्बर से आती है, इसको साइनस नोड कहते हैं। तो पहले ऊपर वाले चेम्बर को स्टिमुलेट करती है, फिर ये जंक्शन पे आती है इलेक्ट्रिसिटी, इसको एवी नोड कहते हैं। और इसके बाद ये नीचे जो कंडक्शन सिस्टम है हमारा, बंडल ऑफ हिज और लेफ्ट बंडल और राइट बंडल, तो इस तरह से ऊपर से नीचे बिजली जाती है। जब बिजली वेंट्रिकल को पहुंचती है, फिर जो हमारा हार्ट का मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो अब ये नोट करने वाली चीज़ ये है कि ब्रेडिकार्डिया और टैकीकार्डिया दोनों को दोनों फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं और पैथोलॉजिकल भी हो सकते हैं। फिजियोलॉजिकल का कहने का मतलब ये है कि जैसे आदमी सो रहा है तो उसका हार्ट रेट 40 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, बीमारी नहीं है। ऐसे ही अगर आदमी कोई मेहनत कर रहा है, उसको बुखार हो गया, कोई टेंशन होगी, एंग्जाइटी होगी, तो उसका हार्ट रेट 120, 130 भी जा सकता है, उसको बीमारी नहीं है, वो तो फिजियोलॉजिकल टैकीकार्डिया है। लेकिन जो रिदम की असली प्रॉब्लम होती है वो तब होती है कि वो फिजियोलॉजिकल नहीं, वो हार्ट की बीमारी की वजह से बिना किसी रीज़न के हार्ट का रेट का बढ़ना या कम हो जाना, या फिर हार्ट रेट इरेगुलर हो जाना, या फिर इनका कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसे हार्ट रेट तेज़ भी हो सकती है और इरेगुलर भी हो सकती है, हार्ट रेट स्लो भी हो सकती है, इरेगुलर भी हो सकती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही पेशेंट में दोनों चीज़ें हो सकती हैं, कि ब्रेडिकार्डिया एंड इरेगुलर हार्ट बीट और टैकीकार्डिया विद इरेगुलर हार्ट बीट। देखो, जो हार्ट के रिदम की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके सिम्टम, जो सबसे बड़ा सिम्टम है वो है पैल्पिटेशन है। क्या लोगों को फ्लटरिंग लगती है, हार्ट में ढक 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 लगती है। ये जो है, ये फीलिंग जो है पैल्पिटेशन, ये रेगुलर भी हो सकती है, इरेगुलर भी हो सकती है। जैसे धक धक धक, कई बार बिल्कुल रेगुलर होती है, धक 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 धक। सो ये डिपेंड करता है कि रिदम की प्रॉब्लम कैसी है। तो पैल्पिटेशन मेन सिम्टम है। दूसरा सिम्टम होता है कि इन लोगों को या तो बेहोशी हो सकती है, सिनकपी कहते हैं उसको हम। तीसरा, इनको चेस्ट पेन होती है। और कई बार अगर रिदमिया बहुत लंबा चल रहा है तो उसमें हार्ट भी कमज़ोर हो सकता है, वो पेशेंट हार्ट फेलियर के साथ आ सकते हैं, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी के साथ आ सकते हैं। रिदमिया जो है ऊपर वाले चेम्बर से आ सकता है, उसको एट्रियल कहते हैं। जहाँ जंक्शन से आ सकता है हार्ट का, जिसको जंक्शनल रिदमिया कहते हैं, जंक्शनल टैकीकार्डिया। या नीचे वाले चेम्बर से आ सकता है, उसको वेंट्रिकुलर रिदमिया या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहते हैं। नॉर्मली क्या होता है, या तो कोई सर्किट होता है अबनॉर्मल हार्ट में जिसकी वजह से रिदमिया होता है, या फिर पर्टिकुलर सेल से अबनॉर्मल जगह से, जैसे नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से आती है तो यहाँ भी एक फोकस हो सकता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी फायर करता है। राइट, जो देखो, जिस बंदे को भी ये पैल्पिटेशन है या जो मैंने सिम्टम आपको कहा है, जिसको कि रिदम की प्रॉब्लम हो सकती है, तो यूजली जो सबसे पहले या तो किसी फिजिशियन के पास जाइए या किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाइए, तो वो आपकी स्टोरी सुनेंगे, हिस्ट्री सुनेंगे और आपका ईसीजी कराएंगे। ये तो बेसिक इन्वेस्टिगेशन है। कई बार हम उन लोगों का एक्सटेंडेड पीरियड के लिए हार्ट रिदम को मॉनिटर करते हैं। जैसे कि एक टेस्ट है, उसको होल्टर कहते हैं, वो 24 घंटे की ईसीजी रिकॉर्ड कर सकता है। और एक है ELR, एक्सटर्नल लूप रिकॉर्डर, वो 1 हफ्ते के लिए ईसीजी रिकॉर्ड कर सकता है। हमारे पास कुछ ऐसा भी इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम इम्प्लांट कर सकते हैं बॉडी में, उसको ILR कहते हैं, वो 3 साल तक भी आपकी ईसीजी रिकॉर्ड कर सकता है। लेकिन बहुत से जो मरीज़ होते हैं जिनको कि बार बार पैल्पिटेशन होती है,
या उनका कभी ईसीजी में डॉक्यूमेंट हो जाता है कि भी उनका हार्ट रेट बहुत तेज़ हो जाता है 180, 100, 200, तो ऐसे लोगों का जो फाइनल सही डायग्नोसिस है उसके लिए हमें इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी करनी पड़ती है कैथ लैब में। ये प्राइमरली सिंपल प्रोसीजर है। इसमें हम क्या करते हैं कि लोकल एनेस्थीसिया में यहाँ से फेमरल वेन से या फेमरल आर्टरी से 2 या 3 ये तारें जो हैं इनको कैथेटर कहते हैं, ये हार्ट में डालते हैं और वही एक्सरे पे हमें नज़र आती हैं। जैसे अगर इस पिक्चर को देखोगे आप, ये राइट एट्रियम में ये हिज बंडल पे कैथेटर है, ये कॉर्नरी साइनस पे है और ये थोड़ा सा जो मोटा नज़र आ रहा है ये RF एब्लेशन का है, जिसके जरिए हम करंट देते हैं हार्ट के अंदर रिदमिया को ठीक करने के लिए। इन तारों से जो हार्ट के अंदर वाली ECG है जिसको बोलते हैं इंट्राकार्डिक ECG आती है। ऊपर वाली 3 जो हमारा चैनल है ये सरफेस की ECG है और नीचे वाली जो ECG है ये हार्ट के अंदर से आती है। और ऐसे हम उसको हार्ट को स्टिमुलेट करते हैं, जैसे ये नज़र आ रहा है आपको, इस तरह से इसको स्टडी को किया जाता है। बहुत लोगों का तो हम सिर्फ मेडिसिन से इलाज करते हैं और बहुत ऐसे एरिथमिया हैं जिनका कि हम परमानेंट इलाज कर सकते हैं फॉर एवर, वो बिल्कुल क्योर हो जाता है। एक बार वो हमें समस्या पता लग जाती है कि कहीं पे कोई एक्स्ट्रा कनेक्शन है या कहीं से कोई करंट लीक हो रहा है जिसकी वजह से हार्ट में शॉर्ट सर्किट्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से हार्ट बीट बढ़ रही है, तो उस जगह पे हम पहुंच के उस जगह की रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन करते हैं, या अगर मैं साधारण शब्दों में कहूँ तो सिकाई करते हैं। वो करने के बाद उस जगह से जो कनेक्शन है वो ख़त्म हो जाता है। उस प्रोसीजर का नाम बोलते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन। एब्लेशन मीन्स बर्न। रेडियो फ्रिक्वेंसी इसलिए कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है हमारी AC उसको हम RF एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, विच इज़ वेरी सेफ फॉर द हार्ट। और जो एब्लेशन में हम हार्ट के अंदर जो भी बर्न देते हैं ये बहुत सेफ है, इसके कोई लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन नहीं है। और ये खुशी की बात है कि ये प्रोसीजर जो है 1 घंटे 1.5 घंटे का प्रोसीजर होता है जनरली, और पेशेंट सदा के लिए ठीक हो सकता है।